मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग फिर से क्लास 9th का इकोनॉमिक पढ़ेंगे, पहले चैप्टर का सेकंड वीडियो। ठीक है, और उसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। और इस काल्पनिक गांव की कहानी से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से उत्पादन होता है और उत्पादन के जो प्रारंभिक तत्व हैं, बेसिक तत्व हैं, वो किस तरीके से आते हैं और वो सब के सब कहाँ से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। और उत्पादन जो होता है वो दो चीज़ों का होता है, वस्तुओं का और सेवाओं का। तो किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला जो होता है भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा भौतिक पूंजी और चौथा होता है मानव पूंजी की। तो हम लोग इन चारों के बारे में पढ़े थे, अब उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये भी जान लें कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया कि खेत अर्थात भूमि जो होती है वो उत्पादन की सबसे पहली इकाई होती है और उस पर हम लोग खेती करते हैं। ठीक है, तो खेती के लिए हमने ये बताया था कि जो किसान हैं ज़्यादातर छोटे किसान हैं और उनके पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं और मुख्यतः वो 2 ही फसलें एक साल में उगा पाते हैं, जिससे उनकी आमदनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो अधिक आमदनी कर सके? तो हाँ, तो बहु फसली विधि का प्रयोग करके वे ज़्यादा अनाज का उत्पादन कर सकते हैं और अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुफसली जो विधि होती है अर्थात जो मुख्य फसलें होती हैं गेहूं और चावल की, तो गेहूं की कटाई के बाद जो 1 महीने के लिए ज़मीन खाली रहता है, उस 1 महीने में किसी ऐसे फसल को उगाना जो 1 महीने में उग जाता है, उससे हमें अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। इसी के साथ साथ जो चावल की कटाई हो जाती है फसल की, तो उसके बाद भी खेत को 1 महीने के लिए जब उसे खाली छोड़ा जाता है, तो उस खाली अवधि में हम किसी ऐसे फसल को बो सकते हैं जिसको हम 1 महीने में कर सके। तो ऐसे हमें अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। ठीक, तो इसे हम लोग कहते हैं बहुफसली विधि। तो सवाल ये उठता है कि क्या भूमि जो है इस बहुफसली विधि को धारण कर पाएगी? तो हमें पता चलता है बहुत से ऐसे वैज्ञानिक है जो बताते हैं कि अत्यधिक मात्रा में ज़मीन पर खेती करने के कारण भूमि की उपजाऊ क्षमता जो है उसका ह्रास हुआ है, उसमें कमी आई है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए अत्यधिक मात्रा में हमें जल की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग भूमिगत जल से प्राप्त करते हैं और इसी के कारण भूमिगत जल में भी गिरावट आई है, यानी कि भूमिगत जल जो है वो नीचे की तरफ चला गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये समस्याएं आती हैं कि जब हम लोग बहुफसली विधि का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है और इसके साथ साथ भूमिगत जल जो है उसका स्तर भी नीचे की तरफ जा रहा है। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो ये कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार से वितरित है। तो हम बता दें, शुरू में ही पढ़े हैं कि पालमपुर में लगभग 450 घर हैं, जिसमें से 150 परिवार जो हैं वो भूमिहीन किसान हैं, अर्थात उनके पास किसी प्रकार का कोई ज़मीन नहीं है और उन्हें अपना व्यवसाय अर्थात धन कमाने के लिए पूरे साल काम ढूंढना पड़ता है। ठीक है, सरकारी नियमों के अंतर्गत कुछ ऐसे योजनाएं चल रही हैं जिसके अंतर्गत तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के भूमिहीन किसानों को 1 महीने या 2 महीने के लिए, साल में कुछ समय के लिए रोज़गार प्राप्त हो जाता है। सरकार के द्वारा वहाँ पर जो दैनिक अर्थात दिहाड़ी जो मजदूरी है, 1 दिन की जो मजदूरी है वो 300 रुपये तय की गई है। लेकिन चूँकि वहाँ पर भूमिहीन किसान ज़्यादा है, मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है और वहाँ एक मजदूर को केवल 150 या 160 रुपये ही 1 दिन की मजदूरी मिलती है और मजबूरन उन्हें उतने ही पैसे में काम करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लगभग 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीनें हैं, जिस पर उनका पूरा परिवार काम करता है और उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेता है। इससे उनकी पूरी की पूरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, उनको अतिरिक्त आय की ज़रूरत होती है, जिसको वो पूरा अपने जानवरों से अर्थात जानवरों से जो दूध प्राप्त होता है उसे बेचकर पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लगभग 60 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर या फिर 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें हैं। ये बड़े किसान होते हैं
और इनके पास जो ज़मीनें होती हैं वो उस ज़मीनों पर ये स्वयं काम नहीं करते हैं और इनकी ज़िंदगी जो है बाकी दोनों समूहों की अपेक्षा अच्छी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो पालमपुर में जो ज़मीनों का वितरण है वो असमान है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरा और आखिरी पॉइंट कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो सिंपल सा फैक्ट है कि जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीनें हैं या उससे कम या थोड़ा सा ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो वो अपने ज़मीनों पर श्रम की व्यवस्था स्वयं करेंगे, अर्थात तो वो स्वयं अपने खेतों पर काम करते हैं और अनाज उत्पादन का काम करते हैं। ठीक है, जिसके लिए वो जब अपने खेतों पर काम करते हैं, अनाज को उत्पादित करते हैं, तो वो पूरा का पूरा अनाज उनका होता है और उसे बेचकर वो अपनी आजीविका चलाने का काम करते हैं। लेकिन जो मझले किसान हैं या फिर बड़े किसान हैं वो अपने खेतों पर स्वयं काम नहीं करते हैं, बल्कि वे दूसरे लोगों को काम पर रखते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग मजदूर कहते हैं या मजदूर कहते हैं, अर्थात तो भूमि पर काम करने वाले, खेतों पर काम करने वाले किसान, खेतीहर किसान। ठीक है, तो वे मजदूर जो हैं वो कुछ समय के लिए रखे जाते हैं या फिर जो फसल की कटाई या बुआई का कुछ खास समय होता है उसी दौरान रखे जाते हैं, या कुछ ऐसे भी मजदूर होते हैं जो पूरे साल के लिए खेत पर रखे जाते हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं। और वे जो मजदूर होते हैं वो उत्पादन का काम तो करते हैं, लेकिन उत्पादित वस्तु पर उनका कोई अधिकार नहीं होता, बल्कि उसके बदले, उनके काम के बदले उन्हें आय प्राप्त होता है, अर्थात वेतन प्राप्त होता है। वह वेतन जो होता है वो धन के रूप में या फिर अनाज के रूप में होता है। और कभी कभी जो किसान होते हैं, जो काम करते हैं बड़े किसानों के खेतों पर, उन्हें दिन में खाने को भी मिल जाता है। तो इस तरीके से पता चलता है कि जो ज़मीनें होती हैं, उत्पादन की पहली इकाई जो होती है ज़मीन, जिस पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। दूसरा होता है श्रम, और श्रम की व्यवस्था छोटे किसान स्वयं करते हैं और बड़े किसान दूसरे मजदूरों से उस पर काम करवाते हैं। ठीक है, और काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको दिहाड़ी मजदूर दिया जाता है, यानी कि एक दिन के काम के बदले उन्हें वेतन दिया जाता है। ठीक, आगे जो है आखिरी जो वीडियो है, तीसरा वीडियो, वो हम लोग अगले में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।